हेलो एंड वेलकम टू SPM IAS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। आज के सेशन में हम बेसल 3 नॉर्म्स पर क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर का डिस्कशन करेंगे। यू कैन सबमिट योर आंसर ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड SPM IAS एकेडमी स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर आंसर इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो क्वेश्चन बोलता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय बेसल अकॉर्ड्स। सबसे पहले वो आपसे बेसल अकॉर्ड का मतलब पूछता है और उसके बाद इट इज आस्किंग यू टू डिस्कस द मेजर चेंजेस proposed in the Basel III norm over the earlier and its significance over the Indian banking sector। तो क्वेश्चन के 3 पार्ट है, यू हैव टू आंसर 3 थिंग्स। फर्स्ट इज व्हाट इज बेसल अकॉर्ड, क्या होता है बेसल अकॉर्ड। सेकेंड, इट इज आस्किंग दैट व्हाट आर द चेंजेस इन बेसल 3 और कैसे बेसल 3 डिफरेंट है प्रीवियस बेसल अकॉर्ड से। और तीसरी बात वो बोल रहा है कि बेसल 3 की क्या सिग्निफिकेंस है इंडियन बैंकिंग सेक्टर में। इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करना है। दैट इज द डायरेक्टिव वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन दैट यू नीड टू डिस्कस whenever you have to discuss something you need to give examples और एविडेंसेस के थ्रू अपनी बात को रखना होता है। क्वेश्चन पेपर 4 इंडियन इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है और इसके लिए जो रेफरेंस न्यूज़पेपर है दैट इज 30th मार्च 2020 एंड 17th मार्च 2020, जहां पर सत्यजीत सर ने बेसल 3 और बाकी बेसल अकॉर्ड को अच्छे से डिस्कस करा है। क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, दैट मींस यू हैव टू आंसर इन 250 वर्ड्स। आपको 1 फुल A4 शीट एंड अनदर A4 शीट 1 साइड, इतने में इसको आंसर करना है। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल एक आपसे सिंपल एक चीज के साथ स्टार्ट होता है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बेसल अकॉर्ड। तो आपको कुछ बहुत हेवी इंट्रोडक्शन लिखने की यहां पर जरूरत नहीं है। आप भी डायरेक्टली इसी पार्ट को आंसर करें इन इंट्रोडक्शन में, एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बेसल रिकॉर्ड। तो बेसल रिकॉर्ड आर नथिंग बट दीज आर बैंकिंग रेगुलेशंस। बेसल रिकॉर्ड्स बैंकिंग रेगुलेशन होते हैं, बट ये नेशनल नहीं होते हैं, ये इंटरनेशनल हैं। ये सभी कंट्रीज की बैंक्स के लिए बनाए गए हैं। बैंकिंग रेगुलेशंस है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, और इनको इशू करा गया है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। जो ये कमिटी है उसने इसको इशू करा है। इस बेसल अकॉर्ड का फंक्शन होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो रिस्क होता है उसको कम करा जा सके बाय इशूइंग द रेगुलर रूल्स फॉर द बैंक्स टू फॉलो। ये रूल्स जनरली इस बारे में होते हैं कि बैंक को कितना कैपिटल बनाना है, किस तरह का उसको डिसिप्लिन रखना है, इन टर्म्स ऑफ क्या डिस्क्लोज करे बैंक, ये सब बातों के बारे में ये रूल्स बात करते हैं। तो दीज आर द बेसल अकॉर्ड। अभी तक बेसल कमेटी ने 3 सेट ऑफ रेगुलेशन, 3 बार रेगुलेशन दिया है। सबसे पहला दिया था 1988 में बेसल 1 रेगुलेशन, 2004 में बेसल 2 रेगुलेशन था, एंड देन इन 2018 बेसल 3 रेगुलेशन दिया था। ये सारी बातें आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। जरूरी है आप एक छोटा सा डायग्राम भी बना दें। इंट्रोडक्शन के एंड में इंडियन इकोनॉमी का आंसर है, तो उसमें छोटे से डायग्राम या स्कीमेटिक्स आर अप्रिशिएटेड। आपको अगर बेसल अकॉर्ड के बारे में डिटेल में जानना है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू 30th मार्च 2020 न्यूज़पेपर। वहां पर सत्यजीत सर ने बेसल अकॉर्ड्स को और वो क्या होता है उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप इसके बारे में और जान सकते हैं। आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, दैट इज आपको डिफरेंसेस जो चेंजेस हैं बेसल 3 में विद द प्रीवियस बेसल 1 एंड 2 उसको डिस्कस करने को बोला गया है। तो जब आपको यहां पर चेंजेस को डिस्कस करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बेसल 1 में, बेसल 2 में, इन दोनों में क्या क्या प्रोविजंस थे इसको भी मेंशन करें। ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पेसिफाई कि हाउ इज बेसल 3 डिफरेंट फ्रॉम बेसल 1 एंड बेसल 2। बेसल 1 इंट्रोड्यूस होता है 1988 में, और बेसल 1 इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, जो बैंक्स हैं, डिफरेंट बैंक्स, उनको रियलाइज हो गया था कि बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन नई ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बैंक्स आ रही हैं, और तो और
एक बैंक, किसी एक कंट्री की बैंक दूसरी कंट्री के बैंक से काफी क्लोजली लिंक होती जा रही है। एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में लगता है, उसका पैसा कहीं और लग रहा है। एज अ रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होता है, और अगर किसी एक कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पूरे के पूरे बाकी कंट्रीज में भी फैलने का हमेशा एक खतरा रहता है, एक टाइप का डेंजर रहता है। तो इस चीज को कम करने के लिए हम लोग सबसे पहली बार बेसल वन अकॉर्ड के रेगुलेशंस लाए थे इन 1988। इंडिया ने इन रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करा था 1999 में। ये रेगुलेशंस जो पहली बार बेसल वन के आए थे रेगुलेशन, इन पर फोकस करा जा रहा था क्रेडिट रिस्क पर। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है कि वो रिस्क जो बैंक्स किसी अपने कस्टमर को या किसी बॉडी को जो क्रेडिट देती हैं उसके थ्रू जो रिस्क होता है उससे बचाने के लिए ये बेसल वन के अकॉर्ड आए थे। और इसमें फिक्स करा गया था कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। अगेन इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए 30 अगस्त का न्यूज़पेपर में आप समझ सकते हैं व्हाट इज रिस्क वेटेड एसेट्स एंड एवरीथिंग। हाउएवर द बैकग्राउंड ऑफ द बेसल वन अकॉर्ड वाज द इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ इंटरनेशनल बैंक्स। देन आते हैं बेसल टू अकॉर्ड। बेसल टू अकॉर्ड आता है 2004 में। इसका बैकग्राउंड यह था कि डिस्पाइट इंप्लीमेंटिंग द बेसल वन अकॉर्ड इन 1988 and increasing number of countries adopting the Basel I Accord also, it was realized that Basel I Accord are not sufficient to handle the growing number of problems. As a result, Basel II Accords were nothing but these were the refined version of the Basel I Accord. कुछ नहीं करा था, minor tweaks करे थे, revision करा था, और उसके बाद बेटर तरीके से Basel I को implement करने के लिए Basel II regulations आई थी। यहां पर फोकस 3 पैरामीटर्स पर था। अभी भी 8% ऑफ द रिस्क एसेट्स पर फोकस था, जो कि हमने पहले भी देखा था। 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स, इस पर फोकस था। हाउएवर यहां पर जो रिस्क है उन रिस्क को हमने ज्यादा समझ लिया था, एंड वी हैड कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ द रिस्क इन द केस ऑफ बेसल II। मोरओवर देयर वर आल्सो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म्स। एज अ रिजल्ट बैंक्स के ऊपर जो सुपरविजन होता है, जो सेंट्रल बैंक्स का, जैसे इंडिया के केस में आरबीआई है, वो सुपरवाइज करता है डिफरेंट बैंक्स को, तो वो जो सुपरवाइजरी मैकेनिज्म होता है दैट वाज इवन मोर इंप्रूव्ड। एंड द थर्ड थिंग वाज दैट बैंक्स वर ब्रॉट मोर इन डिसिप्लिन, और बैंक्स को मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स करने को बोला गया कि उनको कितना रिस्क है उनको ये इंफॉर्मेशन रिवील करनी होगी इन टर्म्स ऑफ कितना उनका जो एसेट है वो रिस्की एसेट है, उन्होंने कितना पैसा कहां दे रखा है। ऑल दीज थिंग्स हैड टू बी रिवील्ड। दैट वाज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द बैंक्स। बैंक्स हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इन मेकिंग द नेसेसरी डिस्क्लोजर्स। There have to be supervisory mechanisms by the central banks, and the third thing was minimum capital adequacy was kept at 8% of the risk assets where the risks were expanded. And as in the case of the Basel I, where only credit risk was incorporated, in case of Basel II, new types of the risks were also brought in picture. तो ये था Basel II Accord। नेक्स्ट आता है Basel III Accord। बेसल III अकॉर्ड आता है आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द 2008। आपको पता है 2008 में ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमीज थी, बिग इकोनॉमीज लाइक यूएसए एंड यूरोप, दे सफर्ड अ ह्यूज फाइनेंशियल सेटबैक इन 2008। एंड उसके बाद आता है, उसके बाद जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, they realized that despite Basel II, they were still not good enough to handle such financial crises like the one that happened in 2008. As a result, Basel III Accord came in 2018. In 2018 ये हमारे पास आता है। Basel III Accord के होते हैं 3 इंपॉर्टेंट पिलर। There are 3 pillars for that. सबसे पहला होता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पर फोकस होता है। यहां पर बोला जाता है कि बैंक्स के ऊपर एक मिनिमम कितनी वो कैपिटल रखना है उसको मैंडेट कर दिया गया था, like minimum liquidity ratio, minimum amount of the common equity they had to maintain. Second, supervisory review process को और strengthen करा गया था। The idea of the supervisory mechanism was introduced in Basel II, लेकिन Basel III में इस चीज का रिव्यू जो प्रोसेस है उसको और strengthen करा गया।
और जो डिस्क्लोजर्स थे जो कि अगेन बेसल 2 में आए थे, उसी चीज को और एनहांस कर दिया गया। सो दीज वर द 3 पिलर्स ऑफ द बेसल 3 अकॉर्ड्स। ये इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स थे। एक और नई चीज बेसल 3 में लाया गया। बेसल 3 में बोला गया सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो होंगी उनको डिमार्केट करा जाएगा। इसी को फॉलो करते हुए आरबीआई ने सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का जो टाइटल होता है एसबीआई एंड अदर बैंक्स को दिया था और बोला गया था दीज आर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स एंड दीज सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स मींस कि इस टाइप की जो बैंक्स होती हैं इनको तो हमें फेल नहीं होने देना है, इनको तो हमेशा अच्छी हालत में मेंटेन रखना है। सो दीज वर द प्रोविजंस ऑफ द बेसल 3 अकॉर्ड्स। देयर वर फ्यू अदर प्रोविजंस ऑल्सो। ये प्रोविजंस होते हैं कि बेसल 3 नॉर्म्स जो थे दैट वर सपोज टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 इन इंडिया बट नाउ इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 2023। ये बातें भी आप डिफरेंसेस में लिख सकते हैं कि क्या कब से इंप्लीमेंट होना है, क्या होना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन द सेम थिंग फॉर बेसल 1 एंड बेसल 2 ऑल्सो। तो आप इसमें लिख सकते हैं बेसल 3 आर गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2023। आरबीआई ने जो बेसल 3 के लिए जो रूल्स बनाए हैं उसमें बोला है दैट इंडियन बैंक्स हैव टू होल्ड 11.5% एज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज वेल एज 9% इज सपोज टू बी बैंक्स कैपिटल इन द एज अ टियर 1 कैपिटल की तरह से रखना है। तो ये सारी बातें भी आप एज अ बेसल 3 अकॉर्ड में लिख सकते हैं। प्रेजेंटली इंडियन सिस्टम इज फॉलोइंग द बेसल 2 नॉर्म्स। यहां पर जरूरी है आप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है टियर 1 कैपिटल प्लस टियर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, इस चीज को मेंशन कर दे। सो ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज अ मेजर डिफरेंस, मेजर चेंजेस इन द बेसल 3 ओवर द अर्लियर, ये आंसर हो जाता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। The last part of the question deals with the significance of Basel III Accord for Indian banking sector. So सबसे पहली important चीज है कि Indian banking sector is already having a huge amount of the stressed assets as well as the non-performing assets. इसके बारे में 7 अगस्त 2020 के न्यूज़पेपर में सत्यजीत सर ने डिस्कस करा है। Those who have less information about it can go and refer to this newspaper. तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, बैड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और बेसल नॉर्म्स का आना इसलिए जरूरी है कि ये जो प्रॉब्लम होती है बैंक्स की कि जो वो लेंडिंग करते हैं दैट लेंडिंग इज नॉट अकाउंटिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट लेंडिंग, उसको ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है एनपीएस की और स्ट्रेस्ड एसेट्स की। एक बार जब बेसल नॉर्म्स आ जाएंगे तो बैंक्स की जो बैंक्स को प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ एनपीए एंड स्ट्रेस्ड एसेट्स, वो प्रॉब्लम्स कम होंगी, बैंक ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी, बैंक्स की हेल्थ अच्छी बनी रहेगी। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द बेसल 3 अकॉर्ड। द सेकेंड इंपॉर्टेंस इज दैट इन लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैव बीन बिग चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी रोल आउट, रेरा रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब चेंजेस होने की वजह से इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम टाइम में बड़े चेंजेस होने की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, वो कम हो गई है इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में फायदा होएगा बट शॉर्ट टर्म में कम हो गई है। जब इकोनॉमी की ग्रोथ शॉर्ट टर्म में कम हो गई है तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है। आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का जो कोर बिजनेस होता है दैट इज लेंडिंग, पैसा देना, लेकिन अगर इकोनॉमी की ग्रोथ ही कम हो गई है तो बैंक का जो बिजनेस होता है वो भी कम होने लगता है। और ऐसे में बैंक जो होती है, हो सकता है ऐसा हो सकता है कि जब इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, बैंक अपना बिजनेस तब भी बढ़ाना चाहती है, तो मेनी टाइम्स बैंक में स्टार्ट गिविंग क्रेडिट बाय नॉट कीपिंग देयर प्रॉपर रिस्क इन माइंड, बिना अपने रिस्क को समझे क्रेडिट दे सकते हैं। एज अ रिजल्ट बैंक के डूबने का खतरा होता है, बैंक के बर्बाद होने का भी खतरा रहता है। ऐसे में अगर बेसल नॉर्म्स आता है तो बेसल नॉर्म्स आने की वजह से बैंक्स के ऊपर हमेशा एक कंट्रोल रहेगा, उनको ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा और जो पूरा बैंकिंग सेक्टर है वो हेल्दी बना रहेगा। तो ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। थर्ड सिग्निफिकेंस है कि बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। देखिए जब बेसल नॉर्म्स आएंगे, बेसल 3 नॉर्म्स, तो बैंक्स के ऊपर ज्यादा रूल्स होंगे
उनको ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ज्यादा उनके ऊपर सुपरवाइजरी कंट्रोल होगा आरबीआई का, और ज्यादा उनको रिस्क को अपने अकाउंट करना पड़ेगा, अपने रिस्क को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में जो वीकर बैंक्स होंगे, वैसे बैंक जो कि ज्यादा जिनके पास कैपिटल नहीं होगी, जो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, या जो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे, जो प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, वो बैंक्स वैसे भी खत्म हो जाएंगे और वही बैंक्स रह जाएंगे जो बड़े बैंक होंगे, जिनके पास कैपिटल होगा, जो एफिशिएंट बैंक होंगे, जो अच्छे से काम कर सकते हैं, तो बड़े बैंक रह जाएंगे। एज अ रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर का। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अपनी कंट्री में बैंक्स का मर्जर करने के बाद धीरे धीरे बैंक्स बड़े होते जा रहे हैं। वी आर सीइंग बिगर बैंक्स नाउ कमिंग इन पिक्चर। So that is the first kind of the transformation, that the weaker banks may get eliminated at all and only the efficient banks will survive. The second transformation is that as the pressure on the banking sector due to the Basel III norms will increase, banks would want to be more profitable. ज्यादा उनको रिस्क को अकाउंट करना है, ज्यादा सुपरविजन है, ज्यादा डिसिप्लिन है, बट बैंक्स को भी बिजनेस करना है, दे वुड वांट टू बी मोर प्रॉफिटेबल। एज अ रिजल्ट वो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी में को भी अडॉप्ट करेंगे। ये सब सारे ही बिजनेस सेक्टर्स में होता है। जब भी किसी बिजनेस सेक्टर में क्राइसिस आती है तो ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिससे उस क्राइसिस को खत्म करा जा सके। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं अभी कोविड के टाइम पर। आप देख सकते हैं देश में लॉकडाउन लगा है, और ऐसे लॉकडाउन के टाइम पर जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, जैसे कि हमारी अपनी जो बिजनेस है SPM IAS एकेडमी, सो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी आर गेटिंग मोर एंड मोर इन्वॉल्व्ड इन द ऑनलाइन एजुकेशन। हमारी अपनी खुद की ऐप है, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज भी होते हैं। हम लोगों का सब तरीके से जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, वी प्रोवाइड देम एवरी सपोर्ट देयर। अभी स्टार्ट करा है, शायद कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, बट हम लोग अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई करते हैं। सो द न्यू टेक्नोलॉजी, द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट इन एजुकेशन इंडस्ट्री, ये हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड वी आर अमंग्स द पाइनियर इन नॉर्थ ईस्ट, जो कि ये दे रहे हैं इस टाइप की नई टेक्नोलॉजीज। एंड दैट वी हैव डन, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना का पैंडेमिक आया और ऐसे में इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन आया। So that kind of the transformation in banking sector we are also expecting because of the Basel III norms, that there will be newer technologies like artificial intelligence, big data, and as a result bank would want to be more profitable despite Basel III norms. So this is the fourth important significance of the Basel III Accord for Indian banking sector. Lastly, इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए आप लिख सकते हैं कि Basel III norms को हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको दिया है कि बैंक नेशनलाइजेशन जब 1969 से स्टार्ट हुआ था, तब हमने रियलाइज कर लिया था कि बैंकिंग सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर इकोनॉमी। आज के टाइम पर जब इतना ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है हर चीजें, और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक दूसरी कंट्रीज के कनेक्टेड है आपस में, तो इंडिया को खुद की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना है बाय प्रोटेक्टिंग इट्स बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम सच इंटरनेशनल शॉक्स, एंड फॉर दैट Basel III norms are important. They will insulate the Indian economy. So that is about this answer. This is it for today's session. Thank you.